नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड में। दुनिया में अस्थमा की बीमारी से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। अपने भारत में ही 2022 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 करोड़ लोग अस्थमा की बीमारी के शिकार हैं। 30 साल से नीचे 22-23% बच्चे जो है अस्थमा के शिकार होते हैं। भारत की जो राजधानी है दिल्ली को अस्थमा की राजधानी भी कहा जाता है। दुनिया भर में अस्थमा के बहुत सारे रोगी मिल जाएंगे आपको। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे अस्थमा बहुत तेजी से फैलता है। वहां के जनसंख्या के मुकाबले में अस्थमा के पेशेंट वहां पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो अस्थमा एक जानलेवा बीमारी है। भारत में दिन ब दिन अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हमको इसको रोकने के लिए या इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। पहले हम अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा होता क्या है। अस्थमा की 2 फेज होती हैं। एक होती है एक्यूट फेज, जिसको एक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं। एक होते हैं क्रोनिक अस्थमा। एक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस एक्यूट फेज में किसी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ठंडे से गर्म में आने की वजह से, गर्मी में ठंडा पानी पीने की वजह से, कूलर की या एसी की ठंडी हवा लगने की वजह से, या कहीं सफ़र में जा रहे हो हवा लगने की वजह से, इन सभी चीज़ों से, या फिर कोई एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, पॉलन की एलर्जी है, धूल की धुएं की एलर्जी है, उसकी वजह से अगर किसी को अस्थमा की शिकायत होती है तो वो एक्यूट अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आता है। एक्यूट अस्थमा में बहुत ही ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द उसको इलाज दिया जाए। दूसरा जो अस्थमा होता है वो क्रोनिक टाइप का अस्थमा होता है, जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, जो बहुत टाइम से, महीनों से, सालों से चला आ रहा है, जिसके साथ आपको जीने की आदत बना ली है। उस टाइप के अस्थमा को आप क्रोनिक अस्थमा में कह सकते हैं, या लंबे टाइम से बना हुआ अस्थमा या दमे की शिकायत या श्वास की शिकायत में आप उसको मान सकते हैं। दोनों का इलाज होम्योपैथी में भी अवेलेबल है, एलोपैथी में भी अवेलेबल है, आयुर्वेदिक में भी अवेलेबल है। लेकिन अस्थमा को अगर जड़ से खत्म करने की बात आए तो सबसे पहले हमारे माइंड में होम्योपैथी का नाम आता है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अस्थमा को ठीक कर सकती हैं। अस्थमा को आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा की बीमारी के अंदर जो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलियाँ जो होती हैं आगे से आगे डिवाइड होती जाती हैं और छोटी छोटी नलियों में डिवाइड होती जाती हैं। उस नलियों के अंदर के हिस्से में डस्ट का, धुएं का, मिट्टी का या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, जिससे उसके अंदर का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, जो अंदर की जगह होती है, जो हवा के पास करने के लिए होती है, उसमें हवा पास बराबर से नहीं हो पाती है। जो हम सांस लेते हैं वो बराबर उसमें से पास नहीं हो पाती है और प्रेशर लगने की वजह से व्हीजिंग साउंड आती है, जैसे कि कोई सीटी बजा रहा हो, उस तरह के साउंड आती है। ये कंडीशन अगर आपके साथ होती है तो आप समझ लो कि आपको अस्थमा की शिकायत है। उसके लक्षण अस्थमा के क्या क्या देखने में मिलेंगे। जो लक्षण है उसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मतलब आप जल्दी जल्दी में सांस लोगे, बहुत फास्ट रैपिड ब्रीथिंग जो होगी, रैपिड एकदम सांस आप लोगे। उसके बाद में होगी आपके चेस्ट टाइटनेस होगी, मतलब ऐसे जैसे सीने को किसी ने जकड़ रखा है, या बहुत वजन दे रहा है, या बहुत सीने को किसी ने दबा रखा है जोर से, ये वाले सिम्टम्स आएंगे। फिर आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, रेस्टलेस आप हो सकते हैं, आपको आराम नहीं आएगा, नर्वसनेस होगी, घबराहट होगी, आपको पसीना होगा। ये सब आपको अस्थमा के सिम्टम्स में, लक्षण में देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके होने का कारण क्या है, कारण ढूंढते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है टोबैको स्मोकिंग। तंबाकू के सेवन से, बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम पीने से ये सबसे ज़्यादा होता है। भारत में बीड़ी, चिल्लम, तंबाकू पीने वाले बहुत सारे लोग गांवों में मिल जाएंगे, शहरों में भी सिगरेट पीने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इन सब की वजह से आपको अस्थमा की शिकायत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद में दूसरा जो कारण होता है वो होता है एलर्जेंस या एलर्जी। एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी खुशबू से हो सकती है, पर्टिकुलर कोई खुशबू आपको सूट नहीं कर रही है, डस्ट से हो सकती है, धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं उससे हो सकती है, फूलों के अंदर से जो पॉलन होता है उस पॉलन से एलर्जी हो सकती है, धुएं से आपको एलर्जी हो सकती है,
या फिर आपके घर में कोई पशु है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, उसके बीट से हो सकती है, उसकी पंखों की हवा से हो सकती है, उसके बालों से हो सकती है। ठंडे या गर्म क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज होने की कंडीशन में भी आपको एलर्जी या अस्थमा की शिकायत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचाव और इन सब चीज़ों से बच के रहने में आपको अस्थमा की शिकायत को दूर करने में आपको बहुत सहायता करेगी। किसी किसी को खाने की चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है और वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे किसी को अंडे से हो जाती है, किसी को ब्रेड वगैरह खाने से भी हो सकती है। ये थे अस्थमा होने के बहुत सारे कारण। अब आगे बढ़ते हुए प्रिवेंशन कैसे करें। क्रोनिक अस्थमा को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। क्रोनिक अस्थमा का मतलब यह होता है कि आपको वो अस्थमा बहुत टाइम से है और आपके साथ रहेगा। जब अस्थमेटिक अटैक होगा आपको इलाज लेना है, रेगुलर बेसिस पे कुछ दवाइयाँ लेनी है, उससे आपको अस्थमा में आराम मिल सकता है। एक्यूट अस्थमा को प्रिवेंट किया जा सकता है। आपको धूल मिट्टी से, पॉलन से, धुएं से, ब्रेड अंडे से, कुछ खाने से, डस्ट से वगैरह अगर आपको एलर्जी होती है तो उससे आपको बचाव रखना है। ठंडे गर्म से बचाव रखना है। इससे आप एक्यूट अस्थमा की जो कंडीशन है उससे आप बच सकते हैं। अब आते हैं इलाज की ओर। इलाज होम्योपैथी में भी अवेलेबल है, एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में अस्थमा का बहुत ही अच्छा इलाज होता है। कई बार अस्थमा, बहुत सारे केस में देखा गया है कि अस्थमा जड़ से भी खत्म हो जाता है। तो इलाज आपको टाइम टू टाइम लेना होता है, जैसे बताया जाता है उस तरीके से लेना होता है। होम्योपैथी में अस्थमा के लिए 3 मेडिसिन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एस्पाइडोस्पर्मा क्यू यानी मदर टिंचर। दूसरी जो मेडिसिन है वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू, उसका भी मदर टिंचर। तीसरी जो मेडिसिन है वो है पोथोस क्यू, इसका भी आपको मदर टिंचर। आप इन तीनों को साथ में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको तीनों को दवा की दुकान से एस्पाइडोस्पर्मा क्यू, ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू और पोथोस क्यू को खरीदना है। एक खाली कंटेनर लेना है 50 से 100 ml का। उसमें तीनों दवाइयों का 10-10 ml समान मात्रा में लेना है और उसको हिलाना है। उसके बाद में वो जो दवाई है सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में, हल्के गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर और शाम को लेना है। 3 से 4 महीने 15-15 बूंद लीजिए सुबह दोपहर शाम। 4 महीने के बाद में आपको थोड़ा रिलीफ लगता है तो उसके बाद में आप सुबह शाम लीजिए, साल भर तक चले रहिए। उसके बाद में अगर आपको 60 से 70% अगर रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद में उसको आप दिन में 1 बार करके धीरे धीरे दवाई को बंद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कॉम्बाइंड मेडिसिन 3 से 4 ड्रग मिला करके कंपनी की पेटेंटेड दवाई जो है वो भी आपको मिल जाएगी। जैसे R43 ड्रॉप जो आता है रैकवाइज का R43 ड्रॉप, उसको आप अस्थमा के लिए, अस्थमा केयर के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसका भी लेने का तरीका यही है, 15 से 20 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको बायो कॉम्बिनेशन, जो बायोकेमिक रेमेडीज जो होती है, बायोकेमिक मेडिसिन जो होती है, उसका भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 अस्थमा केयर जो होता है वो आप ले सकते हैं। बायो कॉम्बिनेशन में टैबलेट फॉर्म आती है, तो 3 से 4 टैबलेट सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार इस दवाई के साथ में आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अस्थमा के लिए क्या कारण है, सिम्टम्स क्या है और उसका इलाज क्या है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। एक्यूट अस्थमा के केस में या क्रोनिक अस्थमा के केस में क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है। ठंडे से बचाव रखना है, पॉलन एलर्जन से आपको दूर रहना है, धूल मिट्टी धुएं से दूर रहना है, अपने घर वालों को भी दूर रखना है और अस्थमा को अपने पास आने से, अपने घर वालों के पास आने से रोकना है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।